प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन विषय में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हम ये मानते हैं कि सरकार के कार्यों में वृद्धि और जटिलता के कारण प्रशासनिक संस्थाओं और एजेंसीज की भूमिका पहले से काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गई है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि स्टेट को केवल लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने के काम तक ही सीमित रहना चाहिए और इकोनॉमी में उसको कम से कम दखल देना चाहिए। लेकिन आजकल सभी सरकारों से ये आशा या अपेक्षा रखी जाती है कि वे अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करें जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विनियमित करने की आवश्यकता भारत जैसे विकासशील देशों में और भी अधिक है, क्योंकि एक तरफ जहां यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी और बेरोजगारी है, दूसरी तरफ एकाधिकारवादियों की प्रबल शक्ति है। सरकार राजकोषीय नीतियों को लागू करके यानी कर इत्यादि की व्यवस्था और मौद्रिक नीतियों यानी मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्था करके अर्थव्यवस्था का रेगुलेशन करती है। नियोजन के माध्यम से भी आर्थिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सरकार परिवहन व संचार के साधनों का विकास करती है, उद्योगपतियों और किसानों को ऋण और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ये समस्त सरकारी गतिविधियां सरकारी विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से पूरी की जाती है। इसलिए प्रशासनिक व प्रशासनिक अभिकरणों की एक नई महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने आती है, जो आर्थिक विकास के अभिकरण के रूप में काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से ये प्रवृत्ति रही है कि राज्य को सोशल सेक्टर यानी सामाजिक सेवाओं के लिए अधिक से अधिक दायित्व सौंपे जाए। ये सेवाएं हैं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण यानी फैमिली प्लानिंग इत्यादि। इन सब नए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अनेक प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, परिवार कल्याण केंद्र अस्तित्व में आए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के समाज में अनेक रूढ़ियां और सामाजिक बुराइयां, छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि विद्यमान हैं। इनको समाप्त करने के लिए भी अनेक प्रशासनिक संस्थाएं अस्तित्व में आई है। विमल जालान लिखते हैं कि उदारीकरण और नई आर्थिक नीति के बावजूद भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में राज्य की भूमिका अनेक महत्वपूर्ण सेक्टर में बनी हुई है। आज भी राज्य कुछ नई भूमिकाओं को स्वीकार करके लगातार काम कर रहा है। जैसे भारत में प्लानिंग का प्राथमिक उत्तरदायित्व सरकार पर है, यानी योजनाएं किस प्रकार से बनेगी, कैसे उनकी फंडिंग होगी, किस प्रकार उसका इम्प्लीमेंट होगा इत्यादि। सरकार बहुत सारे सार्वजनिक उद्यमों की स्वामी और प्रबंधक है। ये होटल चलाने से लेकर बहुत बड़े बड़े कल कारखानों तक को चला रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर सरकार का लगभग पूरा एकाधिकार है। जिस प्रकार से आरबीआई है, ट्राई है, आईडीआर है, ये संस्थाएं रेगुलेटरी मॉनिटरिंग का काम करती हैं। औद्योगिक लाइसेंसों, विदेशों की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण भी सरकार रखती है। सही मायने में देखें तो राज्य एक आवश्यक संस्था बन गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाना है। राज्य जन सेवा का माध्यम है और समाज के तमाम लोगों के हितों की सेवा करने वाली संस्था है। समाज के सभी हितों में आपस में तालमेल, मेल मिलाप करके वर्ग संघर्ष को समाप्त करके समाज के तनाव को दूर करने वाली संस्था है और हर समस्या का समाधान राज्य या सरकार की गतिविधियों के प्रसार में ढूंढने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही है, चाहे उसका लागत या परिणाम कुछ भी हो। हम देखें कि सामाजिक बुराइयों और समाज के अंदर रूढ़ियों को समाप्त करने, सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक बनने में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक तंत्र को नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना भी प्रशासनिक संस्थाओं का कार्य है। प्रशासनिक संस्थाएं मुख्यतः जन सेवा की भावना से स्थापित की जाती है और उसी के अनुरूप संचालित की जाती है। अनेक प्रकार के विरोधी विचारों के बीच में
तालमेल स्थापना